जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। आप सभी साथियों को पता है कि डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जो प्रश्नों की संख्या है पूरे 50 प्रश्न यहाँ पर कवर किए गए हैं और स्कोर आपको लास्ट में जरूर बताना है। देखिए आप लोग कितने सवालों को सही कर पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? डबल स्टार इस क्वेश्चन पर आप लोग लगा लीजिए। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी कह लीजिए या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैं आपको कुछ अनुच्छेद बता रहा हूं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप कहिएगा 19 से 22 के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है, ठीक है। बात करें साथियों समानता का अधिकार, समानता का अधिकार की अगर बात करें तो समानता के अधिकार को जो है अनुच्छेद 14 से 18 के तहत रखा गया है, ठीक है। उसके बाद साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 से 24 के तहत रखा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप कहिएगा कि 25 से 28 के अंतर्गत इसको रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, तो 25 से 28 के अंतर्गत, ठीक है भाई। तो यहां पर आप देखेंगे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, ठीक है। बात करें साथियों अगर यहां पर हम लोग मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार आप सभी साथियों को पता होगा, नहीं पता है तो जानिए। भाग 3 में जो है इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार की अवधारणा साथियों अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। चलिएगा, आप सभी साथियों को पता है कि वर्तमान समय में आप देखेंगे भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों संसद का जो है निम्न सदन होता है। क्या? ये संसद का जो है निम्न सदन होता है और इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा जो है साथियों ये आपका क्या है? ये अस्थायी सदन कहलाता है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सी विकल्प है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी उत्तर दीजिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए भाई सभी साथी प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। तो भाई जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं चौथी अनुसूची पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन दिया गया है, ठीक है। तो आपका डी विकल्प जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट
औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समक्ष रखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग देंगे यहाँ पर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, बताएं। सभी लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समक्ष रखी जाती है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका संसद के समक्ष रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। भारतीय संविधान में निहित न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा का सही अर्थ क्या है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है, बिल्कुल गलत बात है भाई, ठीक है। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के अधीन कार्य नहीं करती है, नोट कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन सेकंड दिया है, न्यायपालिका जो है विधायिका के अधीन कार्य करती है, ये भी साथियों आपका गलत है। विधायिका के अधीन जो है कार्य नहीं करती है न्यायपालिका। ऑप्शन यहाँ पर दिया है सी, न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, ये साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है, न्यायपालिका जो है भारत की, ये आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, इसके ऊपर जो है किसी का दबाव नहीं होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए आप लोग। चलिएगा, सभी साथी यहां पर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। यहां पर साथियों ऑप्शंस दिया है, देखिएगा ध्यान से। पावापुरी दिया है, राजगृह दिया है, वैशाली दिया है और आपका डी ऑप्शन दिया गया। ये सारे ऑप्शन साथियों आपके गलत हैं, ठीक है भाई, सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि भाई 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी जैन धर्म के, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जाम्भिक ग्राम में हुई थी। कहाँ पर? जाम्भिक ग्राम में, याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर आप लोग जाम्भिक ग्राम में कर लीजिएगा। पावापुरी में साथियों आप जानते होंगे जो है इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, ठीक है भाई, तो आप देखेंगे यहाँ पर जाम्भिक ग्राम कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। भौगोलिक स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा। राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और आपका दिया है गोवा। बताएं, इन ऑप्शंस में से आप लोग बताइएगा कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की जो है पाचन प्रक्रिया में सहायक पाचक एंजाइम पेप्सिन जो होता है साथियों, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में, अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। मानव शरीर की पाचन प्रक्रियाओं में सहायक पाचक एंजाइम जो होता है पेप्सिन जिसे कहा जाता है, ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? तो ये साथियों आमाशय में पाया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्क्रीन पर देखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इलाहाबाद समझौता 1931 में हुआ था, निम्नलिखित में से किनके बीच संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। साथियों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया है होना चाहिए गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? तो ये साथियों आपका 1931 में हुआ था, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, ये आप यहाँ पर जो है इसको इनकरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत की जो है भौगोलिक संरचना के संदर्भ में लाल मिट्टी मुख्यतः जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। भारत की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में लाल मिट्टी मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो साथियों ये आपका जो है दक्कन के पठार में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा साथियों। लाल मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये आपका साथियों दक्कन का पठार हो गया, तमिलनाडु कर्नाटक में जो है पाई जाने वाली मिट्टी है लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, सामान्य अवस्था में मानव रक्त का पीएच मान जो है लगभग निम्नलिखित में से कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए आप लोग, बताइए।
मानव रक्त का साथियों पीएच मान जो है कितना होता है, और क्या ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं 7.4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ये जो मानव का रक्त होता है ये आपका क्षारीय होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, प्राचीन भारतीय भित्ति क्षेत्र चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। अजंता की गुफाएं जो है ये आपका कहां पर स्थित है? आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत में जो है बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा आप लोग भाई, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। भारत में जो है बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चलिए, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए भाई यहाँ पर। तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल नदी परियोजना साथियों ये जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आती है। ए ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जो औसत जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। चलिएगा भाई, आरबीसी का जो औसत जीवन काल होता है कितना होता है साथियों? 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 15। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, आंसर दे सकते हो फटाफट भाई। चलिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों जो यहां पर अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और आप सभी साथियों को पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में जो है किसके द्वारा? WC बनर्जी के द्वारा करी गई थी। माफ कीजिएगा साथियों, WC बनर्जी हमने अभी आपको बताया, WC बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, और इसकी स्थापना जो करी गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा करी गई थी 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, याद रखें, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। चलिए, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए। भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? 15 मई है, 1 जून है, 15 जून है, और आपका दिया है 1 जुलाई। तो भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं 1 जून पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 17। मानव नेत्र की संरचना के संदर्भ में प्रकाश किरणों द्वारा छवि का वास्तविक निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? कॉर्निया में होता है, लेंस में, पुतली में, या रेटिना में? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए आप लोग। वही छवि का निर्माण बताइएगा कहाँ पर होता है। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं रेटिना पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से क्या था? भारत में स्वराज की स्थापना करना, तुर्की के खलीफा का समर्थन करना, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का विरोध करना, करों के विरुद्ध आंदोलन करना? बताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से क्या था? तो वो था साथियों आपका यहाँ पर देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है, तुर्की के खलीफा का जो है समर्थन करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहाँ पर देखेंगे अगला, समुद्री तट की लंबाई के आधार पर जो है निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और आपका है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आया हुआ है।
तो भाई जो भी साथी यहाँ पर गुजरात पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, खगोल विज्ञान के संदर्भ में प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा आप लोग। प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, ऊर्जा का, प्रकाश की तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होना चाहिए साथियों, बताइए। तो साथियों जो प्रकाश वर्ष है ये आपका किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, दक्षिण भारत के चोल प्रशासन में ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? सभा, समिति, पंचायत, और 21 का आंसर बताएं आप लोग। यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। दक्षिण भारत के चोल प्रशासन में ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, उर नाम से जानते थे। डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, भारत में जो है औसतन सर्वाधिक वर्षा, याद रखिएगा, भारत में औसतन सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है प्राप्त करने वाला राज्य निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? असम, मेघालय, केरल, सिक्किम। 22 का आंसर दीजिए। भाई देखिए लास्ट में स्कोर आपको जरूर बताना है। देखिए आप कितने सवालों को सही कर पाते हैं, और एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास। यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है आपका मेघालय। बी विकल्प करेक्ट है। अगला सवाल, मानव शरीर की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, जल, खनिज, बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करिएगा। मानव शरीर की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है साथियों आपका H2O यानी जल। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस प्रस्ताव के पारित होने के बाद हुआ था? बताइए, 24 का आंसर दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस प्रस्ताव के पारित होने के बाद हुआ था? तो मुंबई प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए, माजुली द्वीप साथियों ये आपका किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी। 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो माजुली द्वीप साथियों ये जो है आपका किस पर है? ये आपका है ब्रह्मपुत्र पर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है भोजन की पाचन की प्रक्रिया का अंतिम चरण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कहां संपन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए आप लोग। यहां पर मानव शरीर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया का अंतिम चरण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कहां संपन्न होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ये साथियों हो जाएगा आपका क्या भाई? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें भाई, बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, मानव शरीर में जो है भोजन के पाचन की प्रक्रिया का अंतिम चरण साथियों ये आपका कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा के लेखक निम्नलिखित में से साथियों कौन थे? बताइए, 27 का आंसर दीजिए फटाफट। चलिएगा, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 20 नंबर, यहां पर 28 नंबर का क्वेश्चन है। खनिज उत्पादन के संदर्भ में भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, राजस्थान है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है आपका। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए बताइएगा, सर्वाधिक जो है तांबा उत्पादन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका दिया है उड़ीसा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं मध्य प्रदेश पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भौतिक विज्ञान के अनुसार परंपरागत रूप से विद्युत धारा की दिशा किसके प्रवाह के विपरीत मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं। चलिएगा, भौतिक विज्ञान के अनुसार परंपरागत रूप से विद्युत धारा की दिशा किसके प्रवाह के विपरीत मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल ये रहा,
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस घटना के बाद हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस घटना के बाद हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है निम्नलिखित में से किस घटना के बाद हुआ था? तो बंगाल विभाजन के बाद जो है हुआ था, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका विभाजन साथियों, बंगाल का विभाजन आप जानते होंगे 1905 को हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत में जो है खनिज तेल उत्पादन के संदर्भ में सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं। चलिए सभी साथी आंसर दीजिएगा। भारत में खनिज तेल उत्पादन के संदर्भ में सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिएगा उत्तर दीजिएगा साथियों। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है वो है आपका मुंबई हाई। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग देखेंगे अगला सवाल। मानव पोषण के संदर्भ में शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? बताइए। चलिएगा, मानव पोषण के संदर्भ में शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई यहां पर आप देखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, वो है आपका वसा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व होता है साथियों वो है आपका वसा। और मानव शरीर का जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? बताइए। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग फटाफट भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएं। चलिए भाई, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, तमिल में? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे उत्तर देने के लिए। तो भाई जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं प्राकृत पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? बताएं। 34 का आंसर दीजिए आप लोग। सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र है, नर्मदा है, गंगा है, या आपका दिया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र? तो आप देखेंगे साथियों वो है आपका गंगा नदी तंत्र जो है ये आपका भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भौतिक विज्ञान के अनुसार ध्वनि तरंगे जो हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? 35 का आंसर दीजिएगा। चलिएगा, भौतिक विज्ञान के अनुसार ध्वनि तरंगे साथियों ये आपकी जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में पूना समझौता निम्नलिखित में से किन के बीच हुआ था? 36 का सही उत्तर क्या है बताएं। पूना समझौता आप सभी साथियों को पता होगा, गांधी और महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, यानी बी आर अंबेडकर के मध्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य जो है निम्नलिखित में से आपका कौन सा है? 37 का आंसर दीजिएगा सभी साथी बताएं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए। चलिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह साथियों आपका मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां सम्मिलित हैं? बताइए। 39 का आंसर दीजिएगा आप लोग। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में आप देखेंगे तो पाएंगे 12 अनुसूचियां हैं। सी विकल्प जो दिया है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ऊंचाई के आधार पर भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए।
चलिए भाई, ऊंचाई के आधार पर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पर, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिएगा, सभी साथी उत्तर यहाँ पर देंगे। तो वो है साथियों आपका टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध जो है ये आपका सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी मार्च जो है कुल कितने दिनों तक चला था? बताइए। चलिए, दांडी मार्च आप सभी साथियों को पता होगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कितने दिनों तक चला था? तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं 24 दिन तक, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? 42 का आंसर बताएं। यहाँ पर साथियों पूरे 50 सवाल कवर किए गए हैं, लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है साथियों, वो कान की हड्डी होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जो है आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पशु मेला निम्नलिखित में से कहां पर लगता है? 43 का आंसर बताइए। सबसे बड़ा पशु मेला साथियों ये आपका सोनपुर बिहार में लगता है। कहां पर साथियों? सोनपुर बिहार में। आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई हम लोग यहाँ पर। सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है। विद्युत ऊर्जा की खपत को मापने के लिए प्रयुक्त व्यावसायिक मात्रक निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? 44 का आंसर बताइए। चलिए, जूल है, वाट है, किलोवाट घंटा है, एम्पियर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? वो है आपका किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, मराठा शासन व्यवस्था के अंतर्गत अष्टप्रधान परिषद निम्नलिखित में से जो है किस शासक से संबंधित थी? 45 का आंसर बताइए। मराठा शासन व्यवस्था के अंतर्गत अष्टप्रधान परिषद जो है किस शासक से संबंधित थी? तो ये शिवाजी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर भाई, क्या कहता है, भारत में जो है कुल नमक उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सबसे अधिक साथियों नमक का उत्पादन कहां पर होता है? तो वो है आपका गुजरात। बी ऑप्शन देखेंगे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य कार्य निम्नलिखित में से जो है क्या होता है? 47 का आंसर बताएं। हीमोग्लोबिन का साथियों कार्य क्या होता है? पाचन में सहायता करता है, गलत है। ऑक्सीजन का वहन करता है, ये आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का वहन करता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला निम्नलिखित में से कौन थी? बताइए। चलिएगा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला निम्नलिखित में से कौन थी? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए भाई, सभी लोग यहां पर प्रयास करिएगा। तो भाई जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं इंदिरा गांधी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहां पर देखते हैं 49। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सबसे बाहरी परत जो है उसको क्या कहा जाता है? कोर कहते हैं, मेटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, मैग्मा कहते हैं? बताएं। जो सबसे बाहरी जो परत होती है साथियों उसे क्या बोलते हैं? तो वो है साथियों आपका क्या, उसे क्रस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर आप लोग करिए। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी की अक्ष का झुकाव, गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 50 का साथियों आप लोग आंसर जरूर करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिनका आंसर आता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। आशा करता हूं कि क्लास आपको सही लग रही होगी जो सुबह 11:30 बजे दी जाती है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे सुबह 11:30 बजे, आपको सामान्य ज्ञान में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बेहतरीन स्कोर होगा आप सभी का, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।